हेलो एवरीवन, मैं घनश्याम आपका फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रोविथ एक्यूरेसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बेसिकली हम इकोनॉमिक्स के पार्ट टू पर इकोनॉमिक्स का पार्ट टू ये है जो हम लोग स्टार्ट किए थे इकोनॉमिक्स, उसी का पार्ट टू है। उसी के बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए इससे पिछले वीडियो जो इकोनॉमिक्स का था उस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को समझा था। जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इकोनॉमिक्स का मतलब तो होता है, क्या होता है सर? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। उस बुक को किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने। और पिछले वीडियो हमने ये और बात सीखा था कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। तो इकोनॉमिक्स के फादर है एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? इकोनॉमिक्स के फादर है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। और इसके बाद हम समझे थे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में भी हमने कुछ डिस्कस किया था। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वैसा एक्टिविटी जिसमें कुछ मनी रिलेटेड हो, यानी आप वैसा एक्टिविटी करते जिससे आपको कुछ आय प्राप्त हो, यानी आपको कुछ इनकम प्राप्त हो। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का क्या मतलब? वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे आपको कुछ आय प्राप्त ना हो। उसके लिए हमने आपको बताया था कि कोई सोशल वर्क हो गया, कोई कल्चरल वर्क हो गया, कोई रिलीजियस वर्क हो गया। इस तरह के वर्क जो है वो अपने आप में एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, इकोनॉमिक्स देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स अपने आप में एक यूनानी शब्द है। इकोनॉमिक्स जो है अपने आप में एक यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द कहने का क्या मतलब है सर? ये दूसरा देश का शब्द है, इंडिया का नहीं, दूसरा देश का शब्द है, यानी एक ग्रीक वर्ड है। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक वर्ड। इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच बेसिकली मींस ओइकोनोमस। इकोनॉमिक एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन सा ग्रीक वर्ड? तो उस ग्रीक वर्ड का क्या नाम है? ओइकोनोमस। ओइको देखो, ओइको से ही बना इको, ओइको से ही बना इको, ओइको से ही बना इको, और नोमस से बना इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स बेसिकली एक यूनानी शब्द है, यानी इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमस, और ओइको से बना इको, और नोमस से क्या बना हुआ सर? नोमस से बना हुआ नॉमिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत सर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने हिंदी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक एक हिंदी बताते हुए चलूंगा। देखिए अगर हम ओइको और नोमस के शब्द की बात करें, अगर हम ओइको और नोमस इनके अलग अलग शब्द की बात करें, तो ओइको का मतलब होता है हाउस। ओइको का मतलब क्या होता है सर? ओइको का मतलब होता है हाउस। क्या होता है? हाउस। और नोमस का मतलब होता है रूल, यानी आप बोल सकते हैं कि लॉ, या फिर आप बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट। यानी अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, यानी इकोनॉमिक्स के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ, अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, इकोनॉमिक्स के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उसका मतलब होता है कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है सर? इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक्स हमें कुछ चीज बताता है। देखिए अगर आपको इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी जानकारी है, अगर आपको इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छी जानकारी है, यानी अगर आप एक अर्थशास्त्री हैं, तो आप हर चीज़ को मैनेज करना है, यानी किस चीज़ को किस समय मैनेज करना है। देखिए अगर आप एक इकोनॉमिक्स से आप एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं, तो आप कम पैसे से भी अपने जीविका को अच्छी रूप से, सुचारू रूप से एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। देखिए अगर हम कुछ एक बात की बात करें, एक समय ऐसा था कि हमारा देश जो था, हमारे देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी थी, और हमारा देश एक बहुत बड़े मंदी के रूप में सामने आने वाला था। और उस क्राइसिस से निकालने वाले थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। वो एक बहुत अच्छी तरह इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, यानी एक बहुत अच्छे विख्यात अर्थशास्त्री माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के सूझबूझ से भारत में कभी आज तक मंदी नहीं आई, नहीं तो उस समय भारत में एक बार मंदी आ सकती थी। देखिए उन्होंने बेसिकली बताया कि, थोड़ा डिस्कस कर ही देता हूँ, उन्होंने बेसिकली हमारे क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में तब्दील कर दी।
जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति जिन्होंने मैंने भारत के क्लोज्ड इकोनॉमी को एक ओपन इकोनॉमी देने का काम किया। सर क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, ओपन इकोनॉमी क्या होता है, इसके बारे में हम जब क्लोज्ड इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी के बारे में एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे, उसमें अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यार बेसिकली ये जो शब्द है इसके बारे में हमको बताने का काम था, इसलिए मैंने आपके सामने वो बात रखी। देखिए इकोनॉमिक्स में बताता है कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेट, यानी आपके पास बहुत सारा चीज़ है। जैसे मान के चलते हैं, जैसे देखिए आपके पास ये दो मार्कर है, आपके पास ये दो मार्कर है, आपको दोनों में से एक ही चीज़ लेना है। देखिए है तो दोनों में अपने आप में बहुत अच्छा, अगर आप ये लेते हैं तो आप ये नहीं ले पाते हैं, अगर आप ये मार्कर लेते हैं तो आप ये मार्कर नहीं ले पाते हैं। तो आपको चूज करना है कि दोनों में बेस्ट क्या है। आपको लग रहा है दोनों में ये बेस्ट है तो आप ये लीजिएगा। करने का क्या ये आप कैसे कर पाएंगे, यानी अगर आपके पास एक अच्छी इकोनॉमिस्ट है आप और आपको अर्थशास्त्र का ज्ञान है तो आप अपना बेस्ट अल्टरनेट आप आराम से चूज कर सकते हैं। वही इसमें लिखा हुआ है कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेट, यानी बेस्ट अल्टरनेट में से आप कोई अच्छी चीज़ को आप चुन सकते हैं। देखिए क्या लिखा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का क्या मतलब है, संसाधनों का बेहतर उपयोग। यानी आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, लेकिन आपको रिसोर्सेस का यूज़ करना नहीं आता है। समझ रहे हैं, आपके पास जितना सारे रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को आप अच्छी तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, उससे कितना ज़्यादा से काम, उस रिसोर्सेस से आप कितना ज़्यादा काम ले रहे हैं, ये आपको कौन बताता है, इकोनॉमिक्स बताता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी आपके सामने कुछ अलग अलग रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेज को आप अलग अलग लेवल में किस तरह से बांटते हैं, यानी अलग अलग समय में आप अलग अलग रिसोर्सेज का किस तरह से यूज करते हैं, वो हमको कौन बताता है, सर वो ना हमको इकोनॉमिक्स ही जानकारी देता है इसका। समझ रहे मेरी बातों को, मैं क्या आपके सामने बात रखना चाह रहा हूँ। देखो और क्या है सर, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी मैंने तो कहा कि आपके सामने रिसोर्सेज है, आपके सामने मान चलो आपके सामने 2 लाख रुपया पैसा है, और ऐसा कहा जाए कि आप 2 लाख रुपया आपके पास पैसा है, तो आप उस 2 लाख रुपया पैसा को आप क्या कीजिएगा। तो कोई कहेगा हम तो खर्च कर देंगे, कोई कहेगा हम इसमें बैंक में डाल देंगे, कोई कहेगा हम इसको शेयर मार्केट में डालेंगे, कोई कहेगा हम इसको ब्याज में डालेंगे। तो आप इकोनॉमिक्स के अच्छे ज्ञाता है तो आप उस अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको उस पैसे को क्या करना है। यानी आपके सामने जो भी रिसोर्सेस है, आपके सामने जो भी रिसोर्सेस है, आप उसका मैनेजमेंट आखिर किस तरह से करते हैं, इसकी जानकारी हमें कौन देता है, तो सर इसकी जानकारी हमें इकोनॉमिक्स देता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ध्यान से समझिएगा। हमारे देश के लोगों को, अगर हमारे देश के लोगों को अगर हम एज के हिसाब से बांटें, ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक होता है देखिए एक मिनट, देखिए 14 साल वाले बच्चे, 14 ईयर और 14 ईयर से कम एज वाले बच्चे, 14 साल से कम एज वाले बच्चे, ठीक है। और बात करेंगे 15 से लेकर 60, चलिए 59 से बात कर लेते हैं, और 60 से लेकर इसके ऊपर वाले बच्चे। मैंने एज को 3 ग्रुप में बांटा है, 14 साल से 0 से 14 ईयर्स के एज के बच्चे, 50 से 59 ईयर्स के सिटीजन्स, और 60 से यानी सीनियर सिटीजन 60 से अबव की सिटीजन्स। देखिए 14, देखिए आप समझिए कि सर 14 साल से कम एज वाले बच्चे हैं, वो तो कमाते नहीं होंगे, कुछ कमाते होंगे क्या सर, वो तो कुछ कमाते नहीं होंगे। और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आप काम में लगाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो सर 14 से कम एज वाले बच्चे, वो तो सर अपनी जीविका के लिए किसी न किसी पर डिपेंड नहीं है, यानी हमको खाना खवाए, तो हम अगर मेरे एज 14 से डाउन नीचे है तो हम तो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, फिर हमको अपने कुछ काम के लिए हमको किसी दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा। और देखिए जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, यानी जो वृद्ध हो चुके हैं, जो ओल्ड एज में आ चुके हैं, वो भी तो कुछ काम कर सकते हैं क्या सर, आप बोले सर वो भी ना कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको भी तो भूख लगता होगा, उनके भी तो अपने कुछ ना कुछ ज़रूरतें होंगी, तो उनका ज़रूरत कैसे पूरा होता है सर, उनका ज़रूरत ये भी जो होते हैं ना अपने आप ही डिपेंडेंट होते हैं। तो सर ये भी डिपेंडेंट, तो आखिर काम करता कौन है सर, तो काम ये करता है, यानी 15 to 59 एज वाले जो सिटीजन्स हैं वही वर्क करते हैं, वही काम करते हैं, बोलिए
ये इस पर डिपेंड है और ये भी किस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है। देखिए भारत में के अनुसार एक सर्वे के अनुसार ऐसा कहा गया है कि 2050 तक विश्व का, भारत जो होगा विश्व का महाशक्ति होगा। सर विश्व का महाशक्ति किस प्रकार से? देखिए सबसे पहले हम रिसोर्सेस अगर बात करें तो उसमें एक रिसोर्सेज आता है ह्यूमन रिसोर्सेस। अगर हम रिसोर्सेज की अगर बात करें तो उसमें एक रिसोर्सेज आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा रिसोर्सेस है, सर जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा रिसोर्सेस है वो कंट्री उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड है। तो सर ह्यूमन भी तो एक तरह का रिसोर्सेस है। जी हाँ, ह्यूमन एक रिसोर्सेस है कि इसीलिए 2050 तक सर्वे के अनुसार कहा गया है कि भारत है अपना एक महाशक्ति होगा। तो देखिए इसमें एक बात भी है कि देखिए भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जो धनी है लेकिन यहाँ के लोग गरीब है। देखिए मेरी बातों के संदर्भ को समझिए, भारत एक धनी देश है लेकिन यहाँ के लोग गरीब है। गरीब होने क्या मतलब है? बेरोजगारी, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन। सब इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया इज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया इज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, हमें विदा कीजिए। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो का अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट्स में बताइए कहाँ दिक्कत रहा, कहाँ समझ में परेशानी रहा। हम लोग मिलके इस चीज़ को अच्छी तरह से डील करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।